Good morning to one and all. I am Prem Kaur Padle. My dear students, today I am here along with the third part of changing cultural tradition. In this session, I am going to explain about the architecture, about the first printed books, a new concept of human beings, and about the aspiration of women. बच्चों, आज मैं आपको इस बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराओं में वास्तुकला, प्रथम मुद्रित पुस्तकें, मनुष्य की एक नई संकल्पना और महिलाओं की आकांक्षाओं के बारे में बतलाने का प्रयास करूंगा। बच्चों, द सिटी ऑफ रोम revived in a spectacular way in the 15th century. बच्चों, जो रोम था, रोम नगर, वो 15th सेंचुरी में भव्य रूप से पुनर्जीवित हो उठा। From 1417, the popes were politically stronger because the weakness caused by the election of two rival popes since 1378 had ended. बच्चों, अब 1470 से पोप जो थे वो राजनीतिक दृष्टि से काफ़ी शक्तिशाली हो गए थे, क्योंकि 1378 से चली आ रही जो इलेक्शन की प्रोसेस थी, जिसमें दो प्रतिस्पर्धी पोप हुआ करते थे, उससे जन्मी जो कमज़ोरी थी, वीकनेस थी, उसका एंड हो गया था। ठीक, दे एक्टिवली एनकरेज द स्टडी ऑफ रोम्स हिस्ट्री। बच्चों, ये पोप ने रोम के इतिहास के अध्ययन को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित भी किया था। बच्चों, इस आर्किटेक्चर में आप माइकल एंजेलो बुओनारोत्ती के बारे में और फिलिप्पो ब्रूनेलेस्ची के बारे में पढ़ेंगे। आपके स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रही बेटा, ये 16th सेंचुरी की इटली की वास्तुकला है। ये रोम साम्राज्यकालीन अनेक भवनों की विशेषताओं की नकल है। ये अद्भुत और भव्य वास्तुकला, इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि कितनी भव्यता को प्राप्त की रही होगी। The ruins in the Rome were carefully excavated by archaeologists. बच्चों, पुरातत्वविदों के द्वारा ये जो रोम के अवशेषों द्वारा बड़ा सावधानी से उसका उत्खनन किया गया, एक्सकवेशन टास्क को बड़े सावधानी से उसको परफॉर्म किया गया, कंप्लीट किया गया, और उसके बाद जो आर्किटेक्ट के जो नमूने थे, उसके आधार पर हिस्टोरियंस ने अपनी थ्योरी को लिखा था। दिस इंस्पायर्ड अ न्यू स्टाइल इन आर्किटेक्चर, जिसको बड़ी सावधानी पूर्वक उन्होंने एक्सकवेशन किया था बेटा। इसने वास्तुकला की एक नई शैली को प्रोत्साहित किया, जो वास्तव में रोम साम्राज्यकालीन शैली का रिवाइवल हिस्सा था या उसका पुनरुद्धार थी, और अब इसको क्लासिकल आर्ट के रूप में या क्लासिकल स्टाइल के तौर पर देखा जाने लगा। इसे शास्त्रीय शैली कहा गया। पोप्स, wealthy merchants and aristocrats employed architects who were familiar with classical architecture. बच्चों, जो पोप थे, धनी व्यापारी हुआ करते थे, या एरिस्टोक्रेट फैमिली यानी अभिजात वर्ग के लोगों ने ये जो आर्किटेक्ट थे, जिनको शास्त्रीय वास्तुकला से परिचित थे जो ना, उनको अपने यहाँ पर नियुक्त किया। आर्टिस्ट एंड स्कल्पचर वर आल्सो टू डेकोरेट बिल्डिंग विद पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स एंड रैलिप्स। बच्चों, जो चित्रकार थे, चित्रकार और शिल्पकार, उन्होंने भवनों को पेंटिंग्स, लैप चित्रों, स्कल्पचर्स, मूर्तियों से, और रैलिप्स, उभरे चित्रों से भी सुसज्जित किया। आर्टिस्ट और स्कल्पचर्स ने, चित्रकार और शिल्पकारों ने। Some individuals were skilled equally as painters, sculptors and architects. ये बतलाता है कि इस काल में कुछ ऐसे भी लोग हुए जो स्किल्ड क्या थे, चित्रकार भी थे, मूर्तिकार भी थे और वास्तुकार, सभी कुछ थे। ऐसे कुछ खास लोग थे, और उनमें सबसे ज़्यादा जो सबसे श्रेष्ठ उदाहरण की बात की जाती है तो है माइकल एंजेलो बुओनारोत्ती। बच्चों, माइकल एंजेलो बुओनारोत्ती वो शख्सियत थी जिन्होंने पोप के सिस्टीन चैपल के भीतरी छत पर, ठीक भीतरी छत में लेप चित्र, स्कल्पचर, जिसको कि दीपाइटा नामक, उसका नाम दीपाइटा था, उसका निर्माण किया। और साथ ही एंड हिज डिज़ाइन ऑफ द डोम ऑफ सेंट पीटर्स चर्च ऑल इन रोम, ये सब रोम में ही था। और बेटा, इसके अलावा सेंट पीटर
गिरजे के गुंबद का डिज़ाइन भी माइकलएंजेलो बोनारेत्ती ने ही बनाया था। बच्चों ये जो दो चीज़ थी, दी पाइटा और सेंट पीटर गिरजा की जो गुंबद थी गिरजाघर की, उसका जो डिज़ाइन बनाया था, इसके कारण माइकलएंजेलो बोनारेत्ती अमर हो गए थे। उनकी जो डिज़ाइन थी काफ़ी फेमस हुई। फिलिप्पो ब्रूनलेशी, the architect who designed the spectacular Duomo of Florence, had started his career as a sculptor. बच्चों एक वास्तुकार थे फिलिप्पो ब्रूनलेशी। इन्होंने फ्लोरेंस में एक भव्य गुंबद का परिरूप प्रस्तुत किया था। पहले उन्होंने अपना एक पेशा मूर्तिकार के रूप में शुरू किया था और वो एक बेहतरीन आर्किटेक्ट के तौर पर उभर करके सामने आए। बच्चों इस काल में एक अनोखा बदलाव आया था। Another remarkable changes was that from this time that was the artists were known individually, कि यहाँ पर जो कलाकार था वो उसकी पहचान उसके नाम से होने लगी थी, है ना, नॉट एज अ मेंबर ऑफ ग्रुप और अ गिल्ड एज अर्लियर, न कि पहले के जैसे जो गिल्ड या श्रेणी होती थी ना, संघ, उसके नाम से पहचान हुआ करती थी। अब वो स्थिति नहीं रह गई, अब इंडिविजुअल आइडेंटिटी लोगों की बनना शुरू हो गई थी। तो आपने माइकलएंजेलो बोनारेत्ती, फिलिप्पो ब्रूनलेशी के बारे में भी जाना। आपने देखा कि किस तरह से आर्किटेक्ट जो था उसको आगे लाने में किन लोगों का हाथ था, और किस तरह से आर्किटेक्ट्स को जो कि क्लासिकल स्टाइल को जानते थे उन्हें अपने यहाँ रिक्रूट किया गया था। किसके द्वारा? पोप, मर्चेंट्स और एरिस्टोक्रेट फैमिलीज के थ्रू। नाउ डियर स्टूडेंट्स, we have to understand about the first printed books. If people in other countries wanted to see paintings, sculptures or building of great artists, they had to travel to Italy. बच्चों, दूसरे देशों के लोग यदि महान कलाकारों द्वारा रचित पेंटिंग्स को देखना चाहते हैं, स्कल्पचर यानी मूर्तियों को देखना चाहते हैं, बिल्डिंग्स यानी भवनों को देखना चाहते थे, तो उन्हें इटली की यात्रा करनी पड़ती थी। They had to travel to Italy. But in the case of the written word, what was written in Italy traveled to other countries. किंतु जब जहाँ तक साहित्य की बात है, जो कुछ भी इटली में लिखा गया और विदेशों तक पहुँचा, तो इसके पीछे क्या कारण रहा होगा? दिस वॉज बिकॉज ऑफ द ग्रेटेस्ट रिवॉल्यूशन ऑफ द 16th century, द मास्टरी ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ प्रिंटिंग। तो ये सब कुछ संभव हुआ 16th century में, जो क्रांतिकारी मुद्रण प्रौद्योगिकी आई, ठीक है, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आई, उसके कारण ये संभव हो सका। फॉर दिस यूरोपियंस वर इंडेप्टेड टू अदर पीपल्स। अब इसके लिए यूरोपीय लोग दूसरे अन्य लोगों के ऋणी हो गए। किन लोगों के ऋणी हो गए? द चाइनीज़ फॉर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है, चीनियों के द्वारा जो है ये मुद्रण की तकनीकी उनसे लिया, इसलिए उनके ऋणी हो गए। और मंगोल रूलर्स से के ऋणी क्यों हो गए? मंगोल्स रूलर्स, यूरोपियन ट्रेडर्स एंड डिप्लोमेट्स हैड बिकम फैमिलियर विद इट्स ड्यूरिंग विजिट टू देयर कोर्ट्स। क्योंकि ये लोग मंगोल शासकों के राज दरबार में जाते थे, उसी दौरान वो इस तरह की तकनीक से, ये जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है, इससे ये वहाँ पर फैमिलियर हो पाए थे। बच्चों, ऐसे ही 3 प्रमुख और टेक्नोलॉजी थी, इंपॉर्टेंट इनोवेशंस थे उस समय के। वो थे फायर आर्म्स, द कंपास एंड द एबाकस। आग्नेयास्त्र, कंपास और फलक, इनके विषय का भी ज्ञान वहीं से हुआ, ठीक है। ये उस समय के 3 प्रमुख इनोवेशन थे। अर्लियर टेक्स्ट एग्जिस्टेड इन फ्यू हैंड रिटन कॉपीज। पहले के जो लेख थे बेटा, कुछ ग्रंथ थे, वो हस्तलिखित प्रतियां होती थी। इन 1455 150 कॉपीज ऑफ द बाइबल वर प्रिंटेड इन द वर्कशॉप ऑफ जोहानस गुटेनबर्ग। ओके, द जर्मन हु मेड द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस। यहाँ ध्यान रखना है आपको कि किसने फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस को इनोवेट किसने कराया? तो जोहानस गुटेनबर्ग इन, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। अर्लियर अ monk would have taken the same amount of time to write out one copy of the Bible. बहुत ही ये इनोवेशन के बारे में समझने की कोशिश कीजिए। जितने भी टेक्स्ट पहले लिखे गए वो हैंड रिटन थे, ठीक है।
सन 1455 1455 में जर्मन मूल के, ठीक है बेटा, याद रखना है कि ये जोहानस गुटेनबर्ग किस मूल के, कहाँ के थे, जर्मनी थे, जर्मन मूल के थे। उन्होंने पहले फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस, पहले छापे खाने का निर्माण किया, और उनकी जो कार्यशाला थी, वर्कशॉप थी, उसमें उन्होंने उनकी कार्यशाला में लगभग बाइबल की 150 प्रतियां जो छपी थी। और इससे पहले जितना टाइम इसको प्रिंट करने में लगा, इससे पहले इतने ही समय में एक धर्म भिक्षु, एक मॉन्क जो होता था, वो बाइबल की केवल एक ही प्रति लिख पाता था। लेकिन इस प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के आने की वजह से जोहानस गुटेनबर्ग के वर्कशॉप में उतने ही समय में 150 कॉपीज जो है तैयार हो चुकी थी बाइबल की। By 1500, many classical texts, nearly all in Latin, had been printed in Italy. 15th सेंचुरी तक अनेक जो क्लासिकल ग्रंथ थे, जिनमें अधिकतर लातिनी ग्रंथ थे, उनका मुद्रण जो है, उनकी प्रिंटिंग जो है वो इटली में हुई। As printed books became available, it was possible to buy them, and students did not have to depend solely on lectures, notes, ideas, opinion, and information moved more widely and more rapidly than ever before. बच्चों, जैसे ही, चूँकि अब क्या है कि प्रिंटेड बुक्स उपलब्ध होने लगी थी, उनको खरीदना, क्रय करना उनको संभव होने लगा। अब जो छात्र, वो स्टूडेंट हुआ करते थे, वो केवल अध्यापकों के व्याख्यान पर बने हुए नोट्स पर अब निर्भर नहीं रहना पड़ता था, ठीक है। और उसके अलावा बेटा, अब नए विचारों को, मत, उनके ओपिनियन को, उनकी जानकारी पहले की अपेक्षा तेज़ी से बढ़ने लगी, और नए विचारों को बढ़ावा देने वाली जो कुछ प्रिंटेड बुक्स थी, उसके कई सारे पाठक, अब यानी उसके रीडर्स जो थे, वो बहुत तेज़ी से मिलने लगे। अब प्रिंटेड बुक प्रमोटिंग न्यू आइडियाज़ कुड क्विकली रीच 100 ऑफ रीडर्स। एक आइडिया, जो भी विचार है, थॉट्स हैं, वो प्रिंटेड बुक के माध्यम से लोगों के बीच में तेज़ी से फैलने लगे। दिस आल्सो मेड इट पॉसिबल फॉर इंडिविजुअल्स टू रीड बुक्स since it was possible to buy copies for oneself. बच्चों, ये जो नए विचारों को बढ़ावा देने के लिए जो प्रिंटेड बुक्स थी, वो जल्दी से सैकड़ों पाठकों, 100 ऑफ रीडर्स के बीच में बड़ी तेज़ी से पहुंचने लगी। अब जो रीडर्स थे, जो बुक्स को पढ़ते थे, अब ये पाठक या पढ़ने वाले लोग एकांत में बैठ कर के भी पुस्तकों को पढ़ते थे, क्योंकि अब उन्हें बाजार से खरीदा जा सकता था। एंड दिस डेवलप्ड द रीडिंग हैबिट अमंग पीपल, और इससे लोगों में अब पढ़ने की आदत बढ़ने लगी थी। द चीफ रीजन दैट द ह्यूमनिस्ट कल्चर ऑफ इटली स्प्रेड मोर रैपिडली अक्रॉस द आल्प्स फ्रॉम द एंड ऑफ 15th सेंचुरी इज दैट प्रिंटेड बुक्स वर सर्कुलेटिंग। बच्चों, 15th सेंचुरी के लास्ट से इटली में जो मानवतावादी संस्कृति, ह्यूमनिस्ट कल्चर का आल्प्स पर्वत के पार बहुत तेज़ी से जो फैलने का प्रमुख कारण ये रहा कि वहाँ पर छपी हुई जो पुस्तकें थी, उसका वितरण बड़ी तेज़ी से हुआ, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि जितने भी इंटेलेक्चुअल मूवमेंट्स हुए, बौद्धिक आंदोलन खास क्षेत्रों तक ही सीमित क्यों रहे, क्योंकि थॉट्स, आइडियाज़ को समझने के लिए उस समय का जो प्रचार करने का, अपने आइडियाज़ को स्प्रेड करने का जो एकमात्र जरिया होता था, वो लोगों के मूवमेंट्स के आधार पर। लेकिन अब प्रिंटेड बुक्स की अवेलेबिलिटी के कारण अब जो मानवतावादी संस्कृति, ह्यूमनिस्ट कल्चर है, वो बहुत तेज़ी से इटली के पार भी जाने लगा, और इस तरह से इन प्रिंटेड बुक्स का इम्पोर्टेंस बढ़ता चला गया। डियर स्टूडेंट्स, नाउ I am going to explain about a new concept of human beings. One of the feature of humanist culture was a slackening of the control of religion over human life. बच्चों, मानवतावादी संस्कृति की विशेषताओं में से एक था कि मानव जीवन पर धर्म का नियंत्रण कमज़ोर होना, स्लैकनिंग ऑफ द कंट्रोल ऑफ रिलीजन ओवर ह्यूमन लाइफ। ये मानवतावादी या कह लीजिए ह्यूमनिस्ट कल्चर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर रहा। इटालियन वर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू मटेरियल, वेल्थ, पावर एंड ग्लोरी, बट दे वर नॉट नेसेसरीली रिलीजियस। बच्चों, इटली के जो निवासी थे, वो भौतिक संपत्ति, वो किसके प्रति आकृष्ट थे? वे वहाँ की वेल्थ,
पावर और ग्लोरी, भौतिक संपत्ति, शक्ति और गौरव, इसके प्रति वो ज़्यादा आकृष्ट थे। बट दे वर नॉट नेसेसरी रिलीजियस, परंतु वे अधार्मिक नहीं थे। जरूरी नहीं था कि वे अधार्मिक हैं। ठीक। फ्रांसिस्को बर्बारो, a humanist from Venice, wrote a pamphlet defending acquisition of wealth as a virtue. बच्चों, जो वेनिस के जो मानवतावादी फ्रांसिस्को बार्बरो थे, उन्होंने एक अपनी पुस्तिका में, ठीक है, अपनी पुस्तक में एक पॉम्फलेट में संपत्ति अधिग्रहण, डिफेंडिंग एक्विजिशन ऑफ वेल्थ, संपत्ति अधिग्रहण करने को एक विशेष गुण बताया, वर्च्यू, एक विशेष गुण कह करके उसकी तरफदारी की। इन ऑन प्लेजर, लॉरेंजो वल्ला, who believed that the study of history leads man to strive for a life of perfection, criticized the Christian injunction against pleasure. बच्चों, जो लॉरेंजो वल्ला थे, वो विश्वास करते थे कि हिस्ट्री की जो स्टडी है, इतिहास का अध्ययन, मनुष्य को पूर्णतया जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित करता है। लॉरेंजो वल्ला ने अपनी बुक में लिखा, उनकी जो बुक थी ऑन प्लेजर में, उन्होंने भोग विलास पर लगाई गई ईसाई धर्म की जो निषेधाज्ञा थी उसकी भी आलोचना की। ही क्रिटिसाइज्ड द इंजंक्शन अगेंस्ट प्लेजर। ही रोट अबाउट दिस थिंग इन हिज बुक ऑन प्लेजर। और इस समय लोगों में अच्छे व्यवहार के प्रति दिलचस्पी थी। ठीक है, हाउ वन शुड स्पीक पोलाइटली एंड ड्रेस करेक्टली, व्हाट स्किल अ पर्सन ऑफ कल्चर शुड लर्न, इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको सीखने की या उसको व्यवहार में लाने की दिलचस्पी थी कि व्यक्ति को किस तरह विनम्रता से बोलना चाहिए, कैसे कपड़े पहनना चाहिए और एक सभ्य व्यक्ति को किस में दक्षता हासिल करनी चाहिए। इन विषयों पर, इन व्यवहार वादी विषयों पर लोगों में बहुत दिलचस्पी हुआ करती थी। यही तो मनुष्य की नई संकल्पना की को बतलाने का प्रयास किया जाता है। बच्चों, ह्यूमनिज्म आल्सो इम्प्लाइड द इंडिविजुअल्स वर कैपेबल ऑफ शेपिंग देयर ओन लाइव्स थ्रू मीन्स अदर देन द मेयर परस्यूट ऑफ पावर एंड मनी। मानवतावाद का मतलब यह भी था कि व्यक्ति विशेष सत्ता और दौलत की होड़ को छोड़ करके कई और माध्यम से अपने जीवन को रूप दे सकता था। तो ये मानवतावादी जो विशेष गुण थे, अपने जीवन को सुधारने, अपने जीवन को एक नया स्वरूप प्रदान करने, सत्ता और दौलत की होड़ को छोड़ करके अलग रूप को अख्तियार करने का एक प्रेरणा का स्रोत था ह्यूमनिज्म। बच्चों, अब हम द एस्पायरेशन ऑफ वीमेन, जो महिलाओं की आकांक्षाएं हैं उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों, इसके पेज नंबर 160 में, पेज नंबर 160 में एक इमेज बनी हुई है द ड्यूमा के बारे में। उसको आपको ज़रूर देखना चाहिए। द डोम ऑफ फ्लोरेंस कैथेड्रल डिज़ाइन बाय ब्रुनोलेस्ची। बच्चों, एक इमेज दी हुई है, आप अपने बुक के पेज नंबर 160 में ज़रूर देखेंगे। उसमें फ्लोरेंस के कैथेड्रल का एक गुंबद बना हुआ है जिसका डिज़ाइन ब्रुनोलेस्ची ने तैयार किया हुआ है, फिलिप्पो ब्रुनोलेस्ची। ठीक है, इसके बारे में आप अपनी बुक से ज़रूर पढ़ लें। इसी तरह पेज नंबर 161 में एक इंफॉर्मेशन बॉक्स दिया हुआ है, दैट इज़ रिलेटेड टू निकोलो मैकियावेली। ओके, निकोलो मैकियावेली रोट अबाउट ह्यूमन नेचर इन द 15th चैप्टर ऑफ हिज बुक द प्रिंस। बच्चों, द प्रिंस नाम का उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है जिसको लिखने वाले निकोलो मैकियावेली हैं। 1513 में उसको तैयार किया गया है। वो उस ग्रंथ के माध्यम से मनुष्य के स्वभाव के बारे में लिखते हैं। तो वो किस तरह के स्वभाव के बारे में लिखते हैं वो आपको उसमें पढ़ करके समझना होगा। एक व्यक्ति अविश्वसनीय, दूसरा विश्वसनीय, है ना। तो इसमें मनुष्य की जो सोच है, मनुष्य के बारे में वो क्या विचार रखते हैं, प्रशंसा करते हैं या निंदा करते हैं, उसको आपको पढ़ करके थोड़ा समझना होगा। ये मैं आपको इसका वर्क देता हूँ। दी एस्पायरेशन ऑफ वीमेन, जो महिलाओं की आकांक्षा है उसको समझते हैं। वहाँ की सोसाइटी में, जो सोसाइटी को इस आधार पे समझा जा सकता है कि एक पोप, दूसरा मर्चेंट्स, थर्ड थे एरिस्टोक्रेट्स। तो इनकी सोसाइटी में विमेन की क्या पोजीशन थी, और जो ह्यूमनिज्म उस समय जो चल रहा था, तो उस ह्यूमनिज्म में कसांद्रा फेदेल जैसी जो वेनेशियन विमेन थी, वे क्या सोचती थी,
जो इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी के तौर पर जानी जाती थी। मर्चेंट्स ऑफ मंटुआ के बारे में इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम समझते हैं कि वहाँ की महिलाओं की क्या आकांक्षाएं थी, उनकी फैमिली में उनकी क्या अहमियत थी। द न्यू आइडियल ऑफ इंडिविजुअलिटी एंड सिटीजनशिप एक्सक्लूडेड वीमेन। इंडिविजुअलिटी व्यक्तिकता एंड सिटीजनशिप नागरिकता के नए विचारों से महिलाओं को एक्सक्लूड करा गया, यानी दूर रखा गया। मेन फ्रॉम एरिस्टोक्रेटिक फैमिली डोमिनेटेड पब्लिक लाइफ एंड वर द डिसीजन मेकर इन देयर फैमिलीज। सार्वजनिक जीवन में जो एरिस्टोक्रेटिक फैमिली के मेंबर्स थे, पुरुषों का उनका प्रभुत्व था और घर परिवार के मामले में वे ही निर्णय लिया करते थे। दे एजुकेटेड देयर सन्स to take their place in family businesses or in public life. Okay. At times sending their younger sons to join the church. बच्चों उस समय ये लोग अपने लड़कों को ही शिक्षा देते थे ताकि उनके बाद उनके खानदानी पेशे या जीवन की आम जिम्मेदारियां वे उठा सकें। और कभी कभी क्या करते थे कि वो अपने सबसे छोटे लड़के को धार्मिक कार्य के लिए चर्च को सौंप देते थे। Although their dowries were invested in the family business, and women generally had no say in how their husband should run their business. बच्चों, यद्यपि विवाह से जो प्राप्त महिलाओं के दहेज को वे अपने फैमिली बिजनेस में लगा देते थे, पारिवारिक कारोबार में लगा देते थे, तथा महिलाओं को यह अधिकार नहीं था कि वे अपने पति को कारोबार चलाने के लिए कोई राय दें कि आपको बिज़नेस को इस तरह से फंक्शन करना चाहिए, यहाँ इतना इन्वेस्ट करना चाहिए, इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इस तरह की कोई राह सलाह वे अपने हस्बैंड को नहीं दे सकती थी। ठीक। ऑफन मैरिजेस वर इंटेंडेड टू स्ट्रेंथन बिजनेस अलायंसेस। बच्चों, प्राय जो कारोबारी दोस्ती थी, मैत्री होती थी, वो उसको सुदृढ़ करने के लिए दो परिवारों में आपस में विवाह संबंध भी होते थे। ठीक है। कारोबार में अच्छी पकड़ लाने के लिए या मजबूती लाने के लिए दो परिवार आपस में शादी विवाह जैसे कार्यक्रम को भी संपन्न कर दिया करते थे, संबंध स्थापित करते थे। इफ एन एडिक्वेट डॉरी कुड नॉट बी अरेंज्ड, डॉटर्स वर सेंट टू कन्वेंट टू लाई द लाइव्स ऑफ अ नन। बच्चों, अगर पर्याप्त दहेज का प्रबंध नहीं हो पाता था तो शादीशुदा लड़कियों को ईसाई मठों में नन बना दिया जाता था या भिक्षुणी का जीवन बिताने के लिए भेज दिया जाता था। Obviously, the public role of women was limited and they were looked upon as keepers of the households. आम तौर पर सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी बहुत सीमित थी और उन्हें घर परिवार को चलाने के रूप में ही देखा जाता था। तो ये आपने एक हिस्से को देखा जो एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में महिलाओं की स्थिति कैसी थी। दूसरा पैराग्राफ बच्चों हमें मर्चेंट फैमिली से रिलेटेड है, उसको समझते हैं। ठीक है। वो हमें उस बात की इन्फॉर्मेशन देता है कि वहाँ पर महिलाओं की स्थिति कैसी थी। द पोजिशन ऑफ वीमेन इन द फैमिलीज ऑफ मर्चेंट्स हाउएवर वाज समवॉट डिफरेंट। यहाँ पर महिलाओं की स्थिति कुछ भिन्न थी। शॉपकीपर्स वर वेरी ऑफन असिस्टेड बाय देयर वाइव्स इन रनिंग द शॉप। दुकानदारों की स्त्रियाँ दुकानों को चलाने में प्राय अपने पति की या उनकी सहायता करती थी। Okay. In families of merchants and bankers, wives looked after the businesses when the male member were away on work. बच्चों, व्यापारी और साहूकार परिवार की पत्नियां परिवार के कारोबार को उस स्थिति में संभालने का प्रयास करती थी जब उनके पति लंबे समय के लिए कहीं दूर दराज स्थानों को व्यापार करने के लिए चले जाते थे। तब महिलाएं उनके बिजनेस को, उनके काम को संभालती थी। The early death of merchant compelled his widow to perform a larger public role than was the case in aristocratic families. बच्चों, जो हमने एरिस्टोक्रेटिक फैमिली के बारे में देखा था, उस परिवार में जो महिलाओं की स्थिति थी उसके विपरीत व्यापारी परिवारों में यदि व्यापारी की कम आयु में मृत्यु हो जाती थी तो उसकी पत्नी को सार्वजनिक जीवन में बड़ी भूमिका निभाने के लिए मजबूर हो जाना पड़ता था या बाध्य होती थी। उन्हें अपनी अब पति के स्थान पर अब पत्नी जो है एक
पब्लिक रोल प्ले करती थी और एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल वो प्ले करती थी। ये मैं बात कर रहा हूँ किस फैमिली की, मर्चेंट फैमिली की बात कर रहा हूँ। A few women were intellectually were creative and sensitive about the importance of the humanist education। बच्चों, परंतु उस काल की कुछ महिलाएं बौद्धिक रूप से बहुत रचनात्मक थीं और मानवतावादी शिक्षा की भूमिका के बारे में भी बड़ी संवेदनशील थी। They were also sensitive about the importance of humanist education। ओके, मानवतावादी शिक्षा के बारे में एक कोटेशन है जो या एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस बेटा जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, मैं उसको रीड कर रहा हूँ, समझना है। Even though the study of letters promises and offers no reward for women and no dignity, wrote Venetian Cassandra Fedele। देखिए, वेनिस निवासी जो कसांद्रा फेदेल थी वो क्या लिखती हैं कि जो यद्यपि ये जो महिलाओं को शिक्षा, कौन सी, मानवतावादी शिक्षा, न तो पुरस्कार देती है और न किसी सम्मान का आश्वासन देती है। ठीक है, ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा कह रही कसांद्रा फेदेल, Venetian, and she was one of the handful of women who questioned the idea that women were incapable of achieving the qualities of humanist scholar। ठीक, वो कहती हैं कि यह शिक्षा ना तो पुरस्कार दे रही है ना सम्मान दे रही है, फिर भी महिलाओं को सभी प्रकार की शिक्षा को प्राप्त करने की इच्छा रखनी चाहिए। वो कहती हैं कि महिलाओं को एवरी वुमन आउट टू सीक एंड एम्ब्रेस दिस स्टडी, सभी महिलाओं को ये शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए, इसको प्राप्त करने की इच्छा रखनी चाहिए। और वे क्या कहती हैं? शी वॉज वन ऑफ द हैंडफुल ऑफ वीमेन हु क्वेश्चन दैट द आइडियाज दैट वीमेन वर इनकैपेबल ऑफ अचीविंग द क्वालिटीज ऑफ द ह्यूमनिस्ट स्कॉलर। वह उस समय की उन थोड़ी बहुत महिलाओं में से एक थी, कसांद्रा फेदेल, जो तत्कालीन उस विचारधारा को चुनौती देती थी। कौन सी विचारधारा को? कि एक मानवतावादी विद्वान के गुण एक महिला के पास नहीं हो सकते। इस विचारधारा को कसांद्रा फेदेल चुनौती देती हैं। ठीक है, फेदेल वॉज नोन फॉर हर प्रोफिशिएंसी इन ग्रीक एंड लैटिन। बच्चों, कसांद्रा फेदेल का नाम यूनानी और लातिनी भाषा के विद्वान के रूप में विख्यात था। एंड शी वॉज इन्वाइटेड टू गिव ऑरेशन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पादुआ। जो पादुआ यूनिवर्सिटी थी उसमें उन्हें भाषण देने के लिए भी आमंत्रित किया गया था। Fedel's writing bring into focus and general regard for education in that age। बच्चों, फेदेल की रचनाओं से यह बात सामने आती है कि इस काल में, इस समय में जो लोग थे वो शिक्षा को बहुत महत्व देते थे। वे वेनिस की अनेक लेखिकाओं में से एक थी जिन्होंने गणतंत्र की आलोचना की थी। शी वॉज वन ऑफ द मैनी वेनेशियन वुमेन राइटर्स हु क्रिटिसाइज द रिपब्लिक। किस चीज़ को क्रिटिसाइज किया? फॉर क्रिएटिंग अ हाईली लिमिटेड डेफिनेशन ऑफ फ्रीडम दैट फेवर द डिजायर्स ऑफ मैन ओवर दोज ऑफ वीमेन। वो कहती हैं, उन्होंने किस बात की आलोचना की? कि जो स्वतंत्रता की एक बहुत सीमित परिभाषा निर्धारित करने के लिए जो महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों की इच्छा का ज़्यादा समर्थन करती है, इस बात के लिए उन्होंने इस रिपब्लिक को क्रिटिसाइज किया था। बच्चों, अगर बात की जाए कि इस काल में और भी प्रतिभाशाली महिलाएं थी तो कोई गलत नहीं होगा। उनमें से एक थी मंटुआ की मार्चिसा इसाबेल दी एस्ते। ठीक है, मार्चिसा इसाबेल दी एस्ते, ये मंटुआ की थी। शी रूल्ड द स्टेट वाइल हर हस्बैंड वॉज एबसेंट एंड द कोर्ट ऑफ मंटुआ, अ स्मॉल स्टेट, वॉज फेम्ड फॉर इट्स इंटेलेक्चुअल ब्रिलियंस। बच्चों, मंटुआ की जो मार्चिसा इसाबेल दी एस्ते थी, उन्होंने अपने पति की अनुपस्थिति में अपने राज्य का शासन किया लंबे समय तक। यद्यपि मंटुआ एक छोटा सा राज्य था, तथापि उसका राज दरबार अपनी बौद्धिक प्रतिभा के लिए काफी प्रसिद्ध था। विमेन्स राइटिंग रिवील्ड देयर conviction that they should have economic power, property and education to achieve an identity in a world dominated by men। महिलाओं की रचनाओं से उनके इस दृढ़ विश्वास का पता चलता था कि उन्हें पुरुष प्रधान समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए अधिक आर्थिक स्वायत्ता मिलनी चाहिए, उनके पास संपत्ति होनी चाहिए, उनके पास शिक्षा होनी चाहिए, तब ये पुरुष प्रधान समाज में अपनी पहचान बना सकेंगी। तो बच्चों, आज मैंने आपको
आर्किटेक्ट को समझाने की कोशिश किया, दी फर्स्ट प्रिंटिंग बुक्स को समझाने की कोशिश किया, और मैंने साथ ही साथ जो मनुष्य की जो नई संकल्पना थी मानवतावाद पर, अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग, उसको समझाने का प्रयास किया। उसके बाद दी एस्पायरेशन ऑफ वीमेन, महिलाओं की जो आकांक्षाएँ थी, हमने इंडिविजुअलिटी और सिटीजनशिप के आधार पर देखा। एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में जो वीमेन की पोजीशन थी, फिर मर्चेंट फैमिली में, और फिर कसांद्रा फेडेल के थॉट्स हमने जाना, और मंटुआ की मार्चिसा इसाबेल दी एस्ते के बारे में जानने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ कि आज का एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।